गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 9 का चैप्टर नंबर 14 कवर करने वाले हैं, जो कि एसएससी में पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन है। और इस चैप्टर का नाम है जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन्स राइट। तो सबसे पहले हमको इस चैप्टर का टाइटल समझते हैं हम लोग, फिर उसके बाद में इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है वो चीज़ हमको स्पष्ट हो जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दो वर्ड दिया गया है। एक क्या दिया गया है? जेंडर इक्वालिटी, है ना। जेंडर इक्वालिटी मतलब क्या होता है? लैंगिक समानता। यानी कि इसका मतलब कि क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि गर्ल्स है और बॉयस है ना, या मैन है और वुमेन है, ये दोनों क्या है? इक्वल। हमको इनको इक्वल ट्रीट करना है ना। इनके साथ में कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेंडर इक्वालिटी। मैन और वुमेन क्या है? दोनों बराबर हैं। इसके बाद जो है सेकंड जो है वो क्या है? वुमेन्स राइट। वुमेन्स राइट यानी कि महिलाओं के अधिकारों के बारे में यहाँ पर बोला गया है। अब महिलाओं के अधिकारों के बारे में क्यों बोला गया है? जबकि इससे पहले हम लोग क्या देखे थे? ह्यूमन्स राइट के बारे में देखे थे, है ना। ह्यूमन्स राइट मतलब कि मानव अधिकार। अब इस ह्यूमन्स राइट में यानी कि मानव अधिकार में तो दोनों आ गए, महिला और पुरुष, यानी कि मैन और वुमेन। तो फिर यहाँ पर स्पेशली वुमेन्स के राइट के लिए अलग से क्यों बात किया जा रहा है? तो इसी चीज को हम लोग इसमें समझेंगे कि क्यों जो है वुमेन्स को स्पेशल राइट्स वुमेन्स के लिए बात किया जा रहा है। क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, ये कैसा है? ये मेल डोमिनेटेड हमेशा से रहा है। मेल डोमिनेटेड मतलब पुरुष प्रधान समाज। मतलब हमेशा से जो भी कुछ होता है तो डिसीजन जो है वो पुरुषों के द्वारा ही लिया जाता है। यानी कि मेल है, मैन जो है ये डोमिनेट करते हैं वुमेन्स के ऊपर में, फीमेल्स के ऊपर में, है ना। और हमेशा से मेंस की ही चलती आ रही है। जो कुछ होता है डिसीजन मेंस का रहता है। महिलाओं को हमेशा दबाया जाता है या उनको अधिकार नहीं दिए जाते हैं, उनको प्रॉपर राइट नहीं मिलता है, उनको हमेशा से इक्वालिटी नहीं मिलता है कि उनको पढ़ाई में बराबरी मिले, है ना, काम करने में बराबरी मिले, सफलता में बराबरी मिले, राजनीति में, है ना। हर एक चीज में अगर हम लोग देखें तो वुमेन्स कहीं ना कहीं जो है मैन से पीछे ही है। इसीलिए क्या बोला गया है यहाँ पर? वुमेन्स राइट की बात की गई है। अच्छा, एक चीज और हो सकता है कि आप लोगों को, क्योंकि आप लोग अभी के जनरेशन के बच्चे हैं, है ना, तो आप लोगों को ये चीज उतने अच्छे से क्लियरिटी ना हो, तो इस चीज को हम लोग इसमें समझेंगे। देखिए क्या है, अभी आप लोग 2023 में हैं, लेकिन अगर हम लोग ज्यादा पहले भी ना करें, आज से 20 साल पहले ही बात करें, है ना, या इन ईयर 2000 की ही बात करें, तो इस समय भी क्या था? वुमेन्स का जो कंडीशन था, है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ करता था। गर्ल्स लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, है ना। बहुत सारे आप लोग देखते होंगे कि अभी तो बच्चियां जो है हर एक जगह पर जाकर टॉप कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, जॉब कर रही हैं। लेकिन आज से अगर हम 20-30 साल पहले भी जाएंगे, जब हम छोटे हुआ करते थे, उस समय की बात है कि बहुत सारे लड़कियों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, है ना। स्कूल ही नहीं भेजा जाता था। उनको बोला जाता था कि आप क्या करेंगे पढ़कर, है ना। उनका शादी कर दिया जाता था जल्दी ही। तो इनको उतने ज़्यादा राइट्स नहीं दिए दिए जाते थे, है ना। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अभी अगर 20-30 साल पहले ही ये हालत हुआ करता था, तो आज से अगर हम लोग 100 साल पहले जाएंगे या उससे भी पहले जाएंगे, इंडिपेंडेंस के पहले जाएंगे, तो इनकी क्या स्थिति रही होगी। तो इसी चीज को हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। आई होप आप लोगों को क्लियरिटी आया होगा कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले कुछ बेसिक वर्ड्स है जिसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे क्या होता है? जेंडर क्या होता है ना। जेंडर क्या है, या इसी को हम लोग सेक्स क्या होता है, इसको ये भी बोल देते हैं ना। तो जेंडर या सेक्स ये क्या होता है? ये बायोलॉजिकल डिफरेंस है। किसके बीच में? बॉयज और गर्ल्स के बीच में। तो आप लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो नेचर है, जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन को क्या किया है? कुछ डिफरेंस बनाए हैं, कुछ गर्ल्स हैं तो क्या है, कुछ बॉयज हैं। तो यही जो हम लोगों का जो डिफरेंट ग्रुप्स बनाया गया है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेंडर बनाया गया है। कुछ बॉयज हैं, है ना, और कुछ गर्ल्स हैं। या एक कुछ और भी कैटेगरी आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्ड जेंडर बोलते हैं, है ना, जो ना तो बॉयज हैं और ना ही क्या हैं? गर्ल्स हैं। तो इसको थर्ड जेंडर बोला जाता है। तो थर्ड जेंडर भी ये पूछा जाता है आप लोगों को कि थर्ड जेंडर किसको बोलते हैं?
तो ऐसे पीपल जो कि ना तो फुल्ली मेल हैं, जो पूरे तरीके से ना तो मेल हैं यानी कि लड़के हैं, और ना ही पूरी तरीके से लड़कियां हैं। जैसे आप लोग कभी ट्रेन में सफ़र करते होंगे या मूवी वगैरह में देखते होंगे, है ना, तो जिनको किन्नर वगैरह बोला जाता है ना, इन्हीं को बोला जा रहा है थर्ड जेंडर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जेंडर क्या होता है। तो ये बायोलॉजिकल डिफरेंस है जो प्रकृति ने बनाया है, जो नेचर ने बनाया है, कि है ना, जो बॉडी में डिफरेंस रहता है हमारे, कि एक गर्ल्स है और एक बॉयस है, तो दोनों का बॉडी डिफरेंस रहता है ना, बॉडी के फंक्शंस डिफरेंस रहते हैं, कैरेक्टर्स डिफरेंस रहते हैं। इसी बायोलॉजिकल डिफरेंस को ही क्या बोला गया है, जेंडर बोला गया है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं लैंगिक भेदभाव। लैंगिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जेंडर मतलब हिंदी में होता है, क्या होता है, लिंग, है ना। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि क्या है, जेंडर के बेसिस पे, है ना, यानी कि कोई आदमी क्या है, महिला है, या फिर कोई आदमी क्या है, पुरुष है, इसके बेसिस पे, या कोई गर्ल्स है या बॉयस है, इसके बेसिस पे अगर इनके साथ भेदभाव होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक भेदभाव यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। अब ये कैसे होता है, मान के चलिए कोई स्कूल है ना, कोई स्कूल है या कोई घर है ना, किसी घर में क्या हो रहा है, लड़की है और लड़का है, दोनों है ना, एक गर्ल है और एक बॉय है। अब बॉय को तो क्या हो गया, उसके मन के हिसाब से उसको पढ़ने दिया जा रहा है ना, लेकिन गर्ल्स 12th तक पढ़ी, उसके बाद उसको बोला जा रहा है कि आप क्या करोगे आगे पढ़कर, आपको तो ऐसे ही शादी करके जाना है, दूसरे घर में जाना है, घर का काम करना है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बता रहा है ना। ऐसे ही वुमेन्स के साथ बहुत जगह पर क्या होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, कि उसको मैन के कंपेरेटिवली क्या क्या किया जाता है, कम आंका जाता है, उनको घर से बाहर काम करने नहीं दिया जाता है ना, ना ही उसको जो काम दोनों करते हैं, लेकिन जो वुमेन्स है इनको कम पैसा मिलता है ना, या उनके काम को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि लैंगिक भेदभाव बोलते हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक और टर्म है जेंडराइजेशन। जेंडराइजेशन मतलब कि क्या है, देखो सब जगह जेंडर जेंडर आ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं उसी चीज से रिलेटेड है कि बॉयज और गर्ल्स या मैन और वुमेन के बीच में क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएट क्रिएट किया जा रहा है। तो जेंडराइजेशन की क्या है, जेंडर के हिसाब से क्या कर देना, काम को बांट देना, है ना, काम को बांट देना किसके बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे। जैसे हम लोग बचपन से गांव के परिदृश्य में, अगर आप लोग ज़्यादातर गांव से हैं तो आप लोग देखते आ रहे होंगे कि जैसे अगर मान के चलते हैं हम लोग, एक गर्ल है ना, और या वुमेन है ना, और दूसरा क्या है, एक बॉय है ना, या मैन है। तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि क्या होता है, बॉय को या मैन को क्या बोला जाता है कि आपको बड़े होकर ये बनना है, ये काम करना है ना, आपको जॉब करना है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन गर्ल को वो सब उतना ज़्यादा नहीं बोला जाता है। या हम लोग देख सकते हैं, आपके बुक में भी दिया गया है कि जो हमारे टॉयस हैं, जो बच्चों के खिलौने हैं, ये भी इनको ऐसे बनाया जाता है, जैसे गर्ल्स लोगों को क्या होता है, ज़्यादातर डॉल वगैरह पसंद होता है, या डॉल उनको लाकर खिलौने में दिया जाता है, या फिर इनको क्या दिया जाता है, जो खाना वगैरह बनाने का जो सामान हो गया, है ना, जैसे चूल्हा हो गया गैस हो गया, या आप लोग पोला चुकी खेलते हैं, है ना, पोला चुकी खेलते हैं, तो वो सब इनको ज़्यादातर दिया जाता है। बॉयज़ को क्या दिया जाता है, जैसे गाड़ी दिया जाता है, कार हो गया, गाड़ी हो गया, जेसीबी हो गया, ट्रक हो गया, ऐसे बहुत सारे चीज़ जो है ये बॉयज़ लोग को, इनके खिलौने आप लोग देखेंगे कंपेरेटिवली डिफरेंट रहते हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, डॉल मतलब कि क्या है, डॉल को एकदम हिफाजत से रखती है जो लड़की है वो, है ना। और पोला और ये सब में क्या होता है, वो खाने पीने का सामान बनाने के लिए जो बचपन में खेल खेला करते थे आप लोग, है ना। तो इनको बचपन से सिखाया जाता है कि आपको बड़े होकर यही काम करना है, घर बार संभालना है, डॉल को अच्छे से रखना है, मतलब अपने बच्चों का देखभाल करना है ना। तो ये क्या हो गया, जेंडर के बेसिस पर इनके काम में बंटवारा हो गया ना, काम को अलग अलग कर दिया है। बॉयज को बोला जा रहा है कि आप क्या करेंगे, है ना, आगे चलकर क्या करेंगे, घर जाके बाहर में काम करना है, आपको घर की जिम्मेदारी उठाना है। क्या गर्ल्स जो है वो घर से बाहर जाकर काम करके अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती है। तो यही जो है डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे बच्चे को संभालना है, बच्चे को पालना पोसना है,
तो क्या हो गया, जितनी माता की जिम्मेदारी है उतनी पिता की भी तो जिम्मेदारी होती है बच्चे के प्रति, कि वो भी अपने बच्चों का देखभाल कर सके, है ना। यहाँ पर केवल माता के ऊपर, है ना, माँ के ऊपर, मदर के ऊपर में केवल एक भार ज्यादा है कि वो क्या कर सकती है, वो बच्चे को जन्म दे सकती है ना। पुरुष जो है या मेल है वो जन्म नहीं दे सकता है। तो इतनी अधिक जिम्मेदारी किसके पास होती है, माता के पास, है ना। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि माता ने ही जन्म दिया है उसको तो पूरी जिम्मेदारी माता की ही हो गई, मदर की ही होगी, है ना, पिता की कोई जिम्मेदारी नहीं हो गई। तो इसी चीज को जेंडराइजेशन बोला जाता है। फिर थर्ड जेंडर के बारे में आप लोग को बता ही दिए। अब इसके बाद क्या होता है, जो वर्क है ना, वो भी बताए हैं कि जेंडर के बेसिस पर कर दिया जाता है। और जो लेबर है हम लोग देखते हैं वो भी क्या होता है, जेंडर के बेसिस पर हमको देखने के लिए मिलता है। जैसे अभी आप लोगों को बताया कि जो वुमेन्स हैं इनको ज़्यादातर हाउस होल्ड वर्क दिया जाता है, और केयरिंग ऑफ चाइल्ड मतलब कि बच्चों की देखभाल के लिए इनको बोला जाता है। हाउस होल्ड में आप लोग देखते होंगे कि जो हमारी माता जी हैं, है ना, या घर के जो जितने भी हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो क्या करते हैं, सुबह से लगे रहते हैं। सुबह से झाड़ू करेंगे, पोछा करेंगे, सब घर वालों के लिए क्या करेंगे, खाना बनाएंगे, तो कपड़े धोएंगे, है ना। इन्हीं में क्या होता है, इनके पूरा जो दिन है वो निकल जाता है। और मैन को क्या बोला गया है कि वो क्या करेंगे, घर से काम करने के लिए जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, काम करने के लिए जाएंगे, सुबह जाएंगे मस्त आके अपना जो है आराम से 5-6 बजे आ जाएंगे, और ये क्या करेंगे, इनका ड्यूटी हो गया। तो ऐसा नहीं है कि पुरुष के काम को कम बोल रहे हैं हम, लेकिन क्या होता है, इनको इनके बदले में पैसा मिल जाता है, लेकिन वुमेन को यहाँ पर कोई पैसा नहीं मिलता है। घर के काम करने के बदले में कभी उनको पैसा मिलता है क्या, नहीं मिलता है। तो ये जो क्या है, ये जो परंपरा, जो ट्रेडिशन चले आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, या इनको वो इक्वालिटी नहीं दिया जा रहा है। इसी को हम लोग, इसके कारण हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और वुमेन्स राइट के बारे में बात कर रहे हैं कि महिलाओं को भी अधिकार है कि वो भी घर से बाहर जाके क्या कर सकती हैं, जॉब कर सकती हैं, और आज कर भी रही हैं, है ना। लेकिन अभी वो उस लेवल में नहीं पहुंची हैं कि दोनों मैन और वुमेन जो है इक्वल स्टेटस पे है, बराबरी पे है। तो अभी भी इनके साथ बहुत सारी चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जिनके कारण वो घर से बाहर जाकर जॉब नहीं कर सकती हैं। कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इनको उतनी ज़्यादा सुरक्षा नहीं मिलती है जहाँ काम करनी जाती हैं वहाँ पर, है ना। या जो हमारा समाज है वो बहुत जगह महिलाओं को इस नज़र से देखता है कि वो ये है ना, वो एक जॉब क्यों कर रही हैं, इस टाइप से। तो इसीलिए क्या होता है, और बहुत सारे जगहों पर क्या होता है, जो वुमेन्स है ना, वुमेन्स है, उनको कम पैसा दिया जाता है सेम काम के लिए। वही काम अगर मैन कर रहा है तो उसको क्या होगा, उनको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, या वुमेन्स जो है इसको कम पैसा दिया दिया जाता है। अभी भी कई जगह पर है, लेकिन क्या होता है, अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका जो डिफरेंस है ना, ये क्या क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। हम लोग जैसे घर में बात करते हैं कि मैन जो है बाहर में जाके काम करेगा, या ये काम महिलाओं का है, पुरुषों का नहीं है, जैसे कपड़े धोने का, खाना बनाने का, देख रेख करने का। लेकिन अगर बड़े बड़े आप लोग होटल्स में जाओगे तो यहाँ पर क्या होता है जानते हैं, देखे होंगे आप लोग कि यहाँ पर जो शेफ रहते हैं, शेफ मतलब जो खाना बनाने वाले रहते हैं, वो मैन ही रहते हैं। मैन ही वहाँ पर खाना बनाते हैं या मैनेजमेंट करते हैं। आप लोग होटल वगैरह में जाते हो तो कुक वगैरह भी मैन लोग ही रहते हैं, देखे होंगे। दर्जी का काम भी ज़्यादातर मैन लोग भी करते हैं, है ना। तो ऐसे यहाँ पर काम में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये क्या कर रहे हैं, मैन जो काम कर रहा है उसके बदले में उसको पैसा मिल रहा है, और वुमेन वही काम घर में कर रही है लेकिन उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। तो यही क्या होता है, हमारे समाज में ये कुछ कमियां हैं जिसके कारण हमको इस चैप्टर को पढ़ना है और इसको समझना है। अब इसके बाद में क्या आता है, हम लोग देखते हैं कि समय समय पर, ऐसा नहीं है कि जो वुमेन्स की राइट की बात हम लोग आज ही कर रहे हैं, समय समय पर बहुत सारे हमारे इतिहास में ऐसे पर्सन्स हुए, है ना, ऐसे महान व्यक्ति हुए, ग्रेट लीडर्स हुए, जिन्होंने क्या किया, वुमेन्स राइट के बारे में बात किया और हमारे समाज में सुधार की बात की। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल रिफॉर्म, है ना। सोशल रिफॉर्म मतलब होता है समाज सुधार, समाज में सुधार की बात करना। जो पहले से चला आ रहा है उसको अब नहीं चलने देना है, उसमें कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ सुधार की जरूरत है। जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, क्या है, राजा राम मोहन रॉय, RRR, है ना, ये मूवी वाला RR नहीं है भाई, राजा राम मोहन रॉय, है ना। राजा राम मोहन रॉय ये कौन थे, तो इनके बारे में आप लोग क्लास 8 में हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये सती सिस्टम को खत्म करने वाले थे, है ना। इनके बहुत प्रयासों के बाद में क्या हो गया, इंडिया में सती सिस्टम जो है वो बैन हो गया था। और इन्होंने गर्ल्स के एजुकेशन या मॉडर्न एजुकेशन पर, है ना, क्योंकि उस समय अंग्रेज आ गए थे, है ना, ब्रिटिशर्स अंग्रेज इंडिया आ गए थे, तो उनके हेल्प से, है ना, विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल हुआ करते थे। विलियम बेंटिक
तो उसके है ना इनके साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, सती सिस्टम को खत्म किया। सती सिस्टम के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे। जैसे क्या होता था पहले, तो एक तो चाइल्ड मैरिज हुआ करता था, है ना। चाइल्ड मैरिज मतलब कि बाल विवाह, बचपन में ही बच्चियों का जो है बच्चियों का शादी कर दिया जाता था। अब क्या हो गया, मान के चलो कि किसी बच्ची का 10 साल की उम्र में शादी हो गई। अब पहले बच्ची का शादी किया जाता था, मतलब गर्ल्स का, तो ऐसा नहीं कि लड़का भी 10-12 साल का है, ये रहता था 20 साल का, 30 साल का, मतलब इनके उम्र में भी क्या होता था, इनके उम्र में भी 10-15 साल का एज डिफरेंस रहता था। तो अब क्या हो गया, मान के चलो ये जो लड़का है या पुरुष है, ये इनका इनका किसी किसी कंडीशन में डेथ हो गया, है ना, या ये किसी, है ना, दारू वारू पी के मर गया, या फिर इसका किसी गुंडा बदमाशी के साथ में लड़ाई हो गया, या कुछ भी कारण से इसका डेथ हो गया। तो अब, तो जब इसका डेथ हो गया, मैन का डेथ हो गया, तो क्या होता था, इसको अब इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, दाह संस्कार किया जाएगा। तो जब ये इस मैन का अंतिम संस्कार होता था, इसको जलाया जाता था, तो महिलाओं को या गर्ल्स को भी इनके साथ में जिंदा जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। और इससे बोला जाता था कि ये सती हो जाएंगी। सती मतलब माता को, है ना, जो जो पार्वती माता है उनको सती माता भी बोला जाता था, है ना, बोला जाता है ना। तो इनको क्या बोला जाता था कि इनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, है ना, और ये इनकी पतिव्रता धर्म को दर्शाता है। तो ऐसे करके क्या होता था, पहले तो ये इच्छा से किया जाता रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे इसको ये बैड ट्रेडिशन, बुरी परंपरा के रूप में इसको शामिल कर लिया गया, और सब के सब महिलाओं को क्या कर दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, जिनके हस्बैंड का डेथ हो गया उसको। तो ये सरासर इनके साथ नाइंसाफी है कि नहीं है, इसी को सती सिस्टम बोला जाता था। तो राजा राम मोहन रॉय को के साथ में भी क्या हुआ था, इनकी जो भाभी थी, है ना, इनकी इनकी जो भाभी थी, उनको इनके आंखों के सामने क्या कर दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था, जब इनके बड़े भैया का क्या हुआ था, डेथ हुआ था। तो इस बात को इनको अंदर से हिला कर रख दिया, और आगे चलकर इन्होंने प्रण लिया कि क्या करेंगे, इस सिस्टम को ही खत्म करके रखेंगे, और इन्होंने, राजा राम मोहन रॉय ने सती सिस्टम को खत्म कर दिया। वैसे ही एक और नाम आप लोग सुनते होंगे, है ना, सुने होंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा नाम आता है गर्ल्स एजुकेशन को लेकर, है ना, गर्ल्स एजुकेशन को लेकर और वीडो रीमैरिज को लेकर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि वीडो रीमैरिज यानी कि विधवा पुनर्विवाह को स्टार्ट करने वाले, प्रमोट करने वाले कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब ये वीडो रीमैरिज क्या होता है, जैसे आप लोगों को बताएं कि क्या हो गया, मान के चलो एक गर्ल है, एक बच्ची है, इसका 10 साल में शादी कर दिए गए, है ना, 10 साल में शादी कर दिया गया, और जब ये 5 साल बाद में, मान के चलो 15 ईयर्स की हुई, अब इसके हस्बैंड का क्या हो गया, डेथ हो गया। अब इसके हस्बैंड का डेथ हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, वीडो बोलेंगे। तो इस वीडो को क्या होता था, पूरे जिंदगी भर इसको क्या कर दिया जाता था, है ना, पनौती माना जाता था, मनहूस माना जाता था, कि इसके शादी होते ही इसके हस्बैंड का डेथ हो गया, और इसको समाज से बाहर रखा जाता था, समाज से इसको बाहर रखा जाता था। किसी भी यज्ञ हवन या फिर जो सार्वजनिक काम है, जो पब्लिक वर्क्स है, उसमें शामिल नहीं होने दिया जाता था। वाइट कलर का साड़ी पहनना है, और ना ही तो इनको समाज के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रखना है, यानी कि ये जिंदा रहते रहते हुए भी मतलब एक जीवित लाश की तरह हो जाती थी, इनको कोई पूछने वाला नहीं हुआ करता था। तो अब इसमें इस बच्ची की क्या गलती है, या इस वुमेन की क्या गलती है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बोला कि ये क्या कर सकती हैं, है ना, चाहे तो फिर से शादी कर सकती है। इसी को बोला गया विधवा पुनर्विवाह, विडो का रीमैरिज, फिर से शादी कर सकती है और अपना घर बसा सकती है। क्योंकि भाई इसके सामने तो इसका पूरा जीवन पड़ा है। 15 साल का उम्र क्या होता है, अभी आप लोग का एज भी 15 ईयर्स नहीं हो रहा होगा, तो मतलब 15 साल में पढ़ाई का उम्र होता है, तो इसके सामने तो पूरा जीवन पड़ा है। तो इसीलिए इस चीज को देखते हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज स्टार्ट किया, और इन्होंने गर्ल्स के एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। अभी हम लोग इस पर बात करेंगे कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इस पे इतना जोर दिया जा रहा है। फिर ज्योतिबा फुले आते हैं। ये इन्होंने भी क्या किया, गर्ल्स एजुकेशन पर फोकस किया, और जो बैकवर्ड कास्ट के हैं गर्ल्स पर भी, और उनमें से भी ज़्यादातर जो बैकवर्ड कास्ट के हैं, जो ST SC हम लोग बोलते हैं,
ST SC मतलब जो पिछड़ी जनजातियां हैं या जो पिछड़े कास्ट के जो लोग हैं, जिनको जैसे आप लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सुनते होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, जो बहुत निचली जाति के थे, उनको क्लास के बाहर बैठाया जाता था, बाकी बच्चों के साथ पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, पानी तक एक साथ पीने नहीं दिया जाता था। तो ऐसे सिचुएशंस को देखते हुए ज्योतिबा फुले ने भी, है ना, ज्योतिबा फुले ने, ये इंडिपेंडेंस के पहले की बात बता रहे हैं, 19th सेंचुरी में, मतलब 1800 से लेकर 1900 के बीच में, उन्होंने क्या किया, गर्ल्स एजुकेशन की बात की और बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए। इन्हीं ज्योतिबा फुले की पत्नी जी का नाम था, क्या था, सावित्रीबाई फुले। अभी इसके बारे में आगे देखेंगे। सावित्रीबाई फुले को इन्होंने खुद पढ़ाया, है ना, और बहुत सारे इसके लिए प्रॉब्लम्स भी झेले। तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग सावित्रीबाई फुले के बारे में ही पढ़ते हैं। तो सावित्रीबाई फुले, इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो क्या कर दिया, गर्ल्स के एजुकेशन के लिए, है ना, और जो ज़्यादातर जो बैकवर्ड क्लास के जो गर्ल्स थे, है ना, पिछड़ी जो जनजाति या पिछड़ी जाति के जो लड़कियां थी, जो बच्चे थे, बच्चियां थी, उनकी पढ़ाई के लिए लगा दिया। जो सावित्रीबाई फुले ये कौन थी, तो ये जो अभी बताया ज्योतिबा फुले, उनकी वाइफ है ना, वाइफ थी इनकी। अब क्या हुआ, पहले इनकी स्टोरी थोड़ा समझ लेते हैं। सावित्रीबाई फुले को क्या था, है ना, ये इनको पढ़ने का बहुत शौक था, है ना, इनको पढ़ने का बहुत शौक था। अब ज्योतिबा फुले पढ़े लिखे थे, लेकिन सावित्रीबाई फुले जो है वो क्या थी, इलिटरेट थी, अनपढ़ थी। तो जब ये शादी होकर आई, ज्योतिबा फुले के घर ये शादी होकर आई और इन्होंने क्या किया, पढ़ने की बात की, है ना। तो ज्योतिबा फुले ने इसको पढ़ाना चाहा, है ना, इनको पढ़ाते भी थे, संस्कृत वगैरह, हिंदी, ग्रामर, ये सब पढ़ाते थे। लेकिन ये बात उनके, है ना, तो क्या हुआ, ये सावित्रीबाई फुले जो है ये पढ़ना चाहती थी, लेकिन इनको क्या हो गया, ज्योतिबा फुले पढ़ाते थे, लेकिन ये बात समाज को पसंद नहीं आई, है ना, कि महिलाओं को पढ़कर क्या करेंगी, है ना। पहले के समय में ऐसा माना जाता था कि अगर कोई महिला जो है ज़्यादा पढ़ लिख जाती है तो उनके हस्बैंड का डेथ हो जाता है। अब ये कैसा लॉजिक है, आप लोग सोच कर देखिए कि वुमेन अगर ज़्यादा पढ़ेगी लिखेगी तो उसके हस्बैंड का डेथ हो जाएगा, है ना। हो सकता है कि कोई वुमेन पढ़ी रही होगी और संयोग से या बाई चांस क्या हो गया, उसके हस्बैंड का डेथ हो गया होगा, तो उन्होंने, लोगों ने ऐसी धारणा बना ली कि वुमेन्स को पढ़ने ही नहीं देना है, या वुमेन्स को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, हो सकता है पुरुष प्रधान समाज ने ऐसा नियम बना दिया होगा कि क्या हो गया, हस्बैंड ज़्यादा पढ़ने से हस्बैंड का डेथ हो जाता है, तो इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले को क्या किया, पढ़ाना स्टार्ट किया। तो समाज वाले इसका क्या करने लग गए, विरोध करने लग गए, है ना, और घर वाले भी इनका विरोध करने लग गए। इसके जो सास ससुर थे, मतलब सावित्रीबाई फुले के सास ससुर, और इनको घर से निकाल दिया गया। घर से निकाल दिया गया तो ये जाकर बाहर रहने लगे, समाज से निकाल दिया गया, लेकिन इन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा। और हमेशा जो ज्योतिबा फुले हैं, उन्होंने सावित्रीबाई फुले मतलब अपनी पत्नी का हमेशा साथ दिया। क्यों? क्योंकि वो गलत नहीं थे। और आगे चलकर इन्होंने क्या किया, एजुकेशन के फील्ड में बहुत बड़ा काम किया। और जो 19th सेंचुरी में क्या किया, इन्होंने पहला गर्ल स्कूल जो है वो इस्टेब्लिश किया, पहला गर्ल स्कूल खोला। कहाँ पर? पुणे में। ये पूछा जाता है, ये याद रखना है, किसने खोला था? तो सावित्रीबाई फुले ने पहला गर्ल्स स्कूल खोला था इंडिया में। कब? 1848 में, 1848 में गर्ल्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए, बैकवर्ड कास्ट के जो गर्ल्स हैं इसके लिए पुणे में। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र स्टेट में है। इनके लिए क्या किया गया था? फर्स्ट गर्ल स्कूल खोला गया था। और इन्हीं को, सावित्रीबाई फुले को ही क्या बोला जाता है? फर्स्ट वुमेन टीचर इन इंडिया भी बोला जाता है। इंडिया में क्या है, इनको पहली महिला शिक्षिका मतलब कि फर्स्ट वुमेन टीचर भी सावित्रीबाई फुले को ही बोला जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में पहला गर्ल्स स्कूल किसने खोला? सावित्रीबाई फुले ने खोला। कहाँ खोला? पुणे में 1848 1848 में। फर्स्ट वुमेन टीचर कौन थी इंडिया की, किनको माना जाता है? सावित्रीबाई फुले को माना जाता है। अब ये पढ़ लिख गई तो इन्होंने क्या किए, बाद में बुक्स वगैरह भी लिखे, है ना। सोच कर देखिए, जो अनपढ़ थी, जिनको पढ़ना नहीं आता था, वो आगे चल के पोएम्स लिखती है, बहुत सारे बुक्स लिखती है। और इनका जो बुक था इसको क्या बोला गया? काव्य फुले बोला गया। तो काव्य फुले किसकी बुक्स हैं, किसके पोएम्स के कलेक्शन है? सावित्रीबाई फुले, है ना। फुले इनका नाम, इनका सरनेम है, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। फुले, काव्य फुले मतलब सावित्रीबाई फुले, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि इनका उद्देश्य क्या था, मेन एम क्या था।
तो ये बच्चियों को पढ़ाना चाहती थी, है ना। और ज़्यादातर जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं इनका अपलिफ्टमेंट, इनका सुधार करना चाहती थी। तो सुधार का एजुकेशन से क्या संबंध है? देखिए, एजुकेशन ये क्या है, बहुत बड़ा क्या है, एक की है ना। की है मतलब एक चाबी है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े जो परेशानी है इसको हम लोग हल कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। सोच कर देखिए, वो बच्चा जिसको क्लास में साथ में बैठने नहीं दिया जाता था, क्लास के बाहर में उसको बैठाया गया, है ना। और आगे चलकर वो इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ाई करते हैं, इतनी सारी इनके पास डिग्रियां थी, बहुत सारी डिग्रियां थी, है ना। और इतना पढ़ाई करते हैं, ये लंदन जाकर पढ़ाई करते हैं, और एक दिन इन्होंने हमारे देश को, इतने बड़े देश के लिए क्या कर दिया, एक संविधान लिख दिया, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर दिया गया। तो एजुकेशन क्या है, हमको पावर दिलाता है, एजुकेशन ही क्या है, हमको पावर दिलाता है, और हमारे क्या राइट्स हैं, है ना, ये हमको बताता है, हमको पावर देता है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। अगर इस समाज को बदलना है तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा। हमको अपने भूख से पहले, अपने हंगर से पहले एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, तब जाके क्या हो गया है, हमारा जो समाज है वो सुधर रहा है। नहीं तो अगर आप लोग देखेंगे कि अगर क्यों इतना जो है एजुकेशन पर जोर दिया जाता है, क्योंकि देखिए, अगर बच्चों को नहीं पढ़ाया गया, है ना, बच्चों को इस 6 से 15 साल के बीच में नहीं पढ़ाया गया, तो वो क्या करेंगे, काम करने जाएंगे। और जब वो काम करने जाएंगे तो उनका दिमाग उस हिसाब से विकसित होगा। आगे चलकर फिर यही जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अच्छा चीज़ नहीं सीख पाते हैं, गलत चीज़ में चले जाते हैं, है ना, या गलत संगति में बिगड़ जाते हैं, और समाज के लिए वो हानिकारक होते हैं। तो ये सब चीज़ को देखते हुए बच्चों का जो पढ़ाई है, क्योंकि अगर समाज को बदलना है तो समाज को पढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए सावित्रीबाई फुले और जो भी हमारे समाज सुधारक हुए, उन्होंने इस चीज़ पर, एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। फिर ऐसे ही हम लोग क्या है, वुमेन्स के राइट्स के लिए बहुत सारा स्ट्रगल देखते हैं। अब कुछ पॉलिटिकल राइट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, है ना। जैसे वुमेन को पहले वोटिंग राइट नहीं हुआ करता था। आप लोग जानते हैं कि पहले जो वोटिंग राइट है, आप 21 ईयर्स के एज में हुआ करता था, फिर बाद में इसको 18 ईयर्स कर दिया गया था। ये शायद आप लोग पहले ही क्लास में बता चुके हैं, है ना। तो इंडिया में सबसे पहले क्या हुआ, वुमेन्स को वोटिंग राइट कहाँ पर दिया गया, मद्रास असेंबली में। अच्छा, ये मद्रास कहाँ पर है? आज हम लोग जो तमिलनाडु सुनते हैं ना, इसको पहले पूरे एरिया को मद्रास बोला जाता था, है ना। तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सबको पहले मद्रास बोला जाता था। मद्रास अभी किसको बोलते हैं प्रॉपर? तो आप लोग जो चेन्नई है ना, चेन्नई सुनते हो, इसी का पुराना नाम क्या है, मद्रास है। तो 1921 में क्या किया गया था, वुमेन्स को वोटिंग राइट दिया गया, वोट डालने का अधिकार दिया गया। मद्रास असेंबली, मद्रास का जो विधानसभा था ना, वो जो इलेक्शन हुआ उसमें वुमेन्स को फर्स्ट टाइम इंडिया में वोटिंग राइट दिया गया। फिर वैसे ही क्या है, जो फादर का जो प्रॉपर्टी होता था, यानी कि पिता की जो संपत्ति होती थी, पहले ये मान लिया जाता था कि पिता के बाद में क्या होगा, जो उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो उसका पुत्र होगा, और सब संपत्ति उसके बेटों में बांट दी जाएगी। लेकिन नहीं, भाई बच्चे तो उसकी ही तो बच्चे हैं ना, या मान के चलो कोई गर्ल हुए, तो इसका भी तो उसके संपत्ति में, उसके जायदाद में भी पूरा अधिकार होना चाहिए। तो ये राइट्स पहले से नहीं था, ये बाद में दिया गया, इंडिपेंडेंस के बाद में 1956 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो बाद में संविधान में संशोधन होता है। संविधान में लिखा जाता है कि गर्ल्स को भी इक्वल राइट्स देने के लिए, बॉयज़ के बराबर में फादर्स की प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा, ऐसा इक्वल राइट्स देने के लिए क्या किया गया था, लॉ लाया गया था, नियम बनाया गया, कानून बनाया गया 1956 में। अब एक चीज़ आप लोग देखते हैं कि जो हमारे ग्राम पंचायत में जो इलेक्शन होता है, या जो जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गया, जो म्यूनसिपालिटी हो गया, नगर पालिका, नगर परिषद हो गया, इसमें आप लोग देखते हैं कि वुमेन्स कैंडिडेट कभी कभी खड़े होते हैं, या कभी कभी क्या बहुत जगह पर वुमेन्स कैंडिडेट आप लोग देखते होंगे। हालांकि जैसे सरपंच हो गए, कई कई गाँव में महिला सरपंच रहते हैं, भले ही काम उनके हस्बैंड करते हैं उनकी जगह पर, लेकिन क्या होता है, वुमेन को क्या क्या किया गया, इनको सीट दिया गया है ना। तो ये लोकल बॉडीज में क्या किया गया है, लोकल बॉडीज किसको बोलते हैं, जो हमारे निचले स्तर पर है। जैसे ऊपर में हम लोग देखेंगे तो आप लोग क्या देखते हैं, पार्लियामेंट हो गया, है ना, या विधानसभा हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया। इनको छोड़कर जो हमारे जैसे ग्राम पंचायत हो गया, निचले स्तर पर, गांव के स्तर पर जो शासन होता है ना, रूल होता है,
डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गया, जिला पंचायत है ना, या नगर पालिका नगर परिषद हो गया, नगर पंचायत, यहाँ पर जो सरकार चलती है या यहाँ पर जो हेड होते हैं, मुखिया होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, लोकल बॉडीज या लोकल गवर्नेंस बोलते हैं, है ना। तो ये क्या है, इसमें इस लोकल बॉडीज में क्या किया गया है, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन, 33% सीट इनके लिए रिजर्व रखा गया है। 33% इसी को 1/3 भी बोलते हैं। जैसे मान के चलो अगर 30 सीट है तो उसमें से इसका 1/3 अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 सीट। तो 10 सीट में केवल महिला सरपंच ही बनेगी या महिला जिला पंचायत सदस्य ही बनेगी, ऐसा इनके लिए सीट रिजर्व है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंट में नहीं था, ये ध्यान रखना है ना, पार्लियामेंट में नहीं था और विधानसभा के इलेक्शन में भी नहीं था। 33% रिजर्वेशन नहीं था, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी अभी है ना, इसी साल 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया है, जो अभी की प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, इसने पार्लियामेंट में और विधानसभा में भी क्या कर दिया है, 33% वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन कर दिया है। मतलब अब एमपी और एमएलए यानी कि विधायक और सांसद भी महिला बन सकती है, उसके लिए 33% सीट रिजर्व कर दिया गया है। पहले भी बनती थी लेकिन वुमेन, देखो इसका रिजर्वेशन का मतलब कि क्या हो गया, जैसे मान के चलो एक जगह सीट है ना, एक कोई सीट है, जैसे मान के चलो हमारे यहाँ पर कांकेर का एक सीट हो गया है ना, कांकेर में एक लोकसभा सीट है, जैसे अभी इलेक्शन हुआ आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर अगर मान के चलो ये वुमेन सीट है तो यहाँ पर मैन को एंट्री नहीं दी जाएगी, केवल महिला सांसद ही या महिला प्रतिनिधि ही यहाँ पर क्या होगी, खड़ी होगी। लेकिन अगर ये वुमेन सीट नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, तो महिला पुरुष को भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। अब ये जो ग्राम पंचायत है ना, ये ग्राम पंचायत को क्या किया गया था, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था और म्यूनसिपालिटीज़ को 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। मतलब इसका मतलब कि क्या है, जब हमारे देश के लिए क्या किया, संविधान बना था, तो उस संविधान में ग्राम पंचायत की, नगर पालिका नगर पंचायत की कोई भी बात नहीं थी। इसको बाद में संविधान में जोड़ा गया, संशोधन किया गया, सुधार किया गया। तो जैसे आप लोग याद रखते हो ना कि पहले वोटिंग का एज क्या था, 21 ईयर हुआ करता था, बाद में इसको है ना 61 अमेंडमेंट के साथ क्या किया गया, इसको 18 साल कर दिया गया, 18 ईयर्स कर दिया गया। वैसे ही 73 नंबर का जो अमेंडमेंट था और 74 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल में चेंज किया गया था, वो ग्राम पंचायत को जोड़ा गया और नगर पंचायत को इसमें जोड़ा गया था, है ना। पहले से ही जब संविधान बना था तो उसमें ग्राम पंचायत की कोई भी बात नहीं थी कि गांव में सरपंच होंगे या ग्राम पंचायत होगा, ऐसे करके। अब एक जो टर्म आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आप लोगों के बुक में दिया गया है, व्हाट इज सेक्स रेशो। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लिंगानुपात। तो सेक्स मतलब बताए हैं कि ये जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मेल है या फीमेल है, बॉय है या गर्ल है, तो इनके बीच में जो एक रेशो रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं। अब ये रेशो क्या होता है, तो देखिए, सेक्स रेशो इज अ नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन। मतलब ये क्या है, मैन और वुमेन, है ना, वुमेन और मैन के नंबर का रेशो है। इसमें क्या है, मैन का नंबर तो क्या है, फिक्स है, 1000 ही होगा। अब इसके कंपैरिजन में वुमेन कितनी है ना, वुमेन कितनी है, जैसे मान के चलो 900 है, तो इस रेशो को ही क्या बोला जाएगा, सेक्स रेशो बोला जाएगा। अब ये आप लोगों को अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, तो इसको आप लोग कैसे समझेंगे, देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोग को ध्यान रखना है, हाईएस्ट सेक्स रेशो जो है वो इंडिया में कौन से स्टेट में है, तो ये केरला में है। ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाईएस्ट सेक्स रेशो कहाँ पर है, इंडिया में, केरला में है। कितना है, 1084। 1084 मतलब इससे हम तो नहीं समझे सर, तो 1084 ये वुमेन का नंबर है। अब क्या बताए हैं यहाँ पर, सेक्स रेशो क्या है, नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन। पर मतलब क्या होता है, अपॉन में 1000 ऐसे लेंगे, या रेशो में इसी को लिखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 1000। तो इसका मतलब कि क्या है, अगर हम लोग केरल में जाएंगे और केरल में जाकर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैन अगर हम लोग 1000 मैन देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में वुमेन्स कितने मिलेंगे हमको, वहाँ पर 1084।
सेक्स रेशो क्या बताता है कि महिला और पुरुष के बीच में समानता या कंपैरिजन दिखाता है कि यहाँ पर केरल में जाएंगे तो हमको महिलाओं की संख्या ज़्यादा मिलेगी पुरुषों की तुलना में, क्योंकि 1000 मैन है तो यहाँ पर वुमेन कितनी है 1084, यानी कि 1084 वुमेन है। तो समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को सेक्स रेशो क्लियर हुआ होगा कि मैन की तुलना में वुमेन कितने हैं, है ना। और मैन का हमेशा नंबर ध्यान रखेंगे 1000 कांस्टेंट फिक्स रखा जाता है, उसके कंपैरिजन में देखा जाता है कि वुमेन का नंबर क्या है 1084 है, मतलब वुमेन की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि क्या हो गया, सेक्स रेशो अगर जहाँ का अच्छा है यानी कि 1000 से ज़्यादा है, मतलब वहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी है। यहीं पर अगर हम लोग बात करें लोएस्ट सेक्स रेशो की, यानी कि सबसे कम सेक्स रेशो कहाँ पर है, तो ये हरियाणा स्टेट में है ना। वैसे अगर आप लोग ओवरऑल देखोगे तो ये दिल्ली में दिया गया है आपके बुक में, है ना 868, लेकिन दिल्ली क्या है, कोई स्टेट नहीं है। तो अगर स्टेट पूछे यानी कि राज्य में पूछे तो हरियाणा हो जाएगा 879। 879 का मतलब कि क्या है, अगर हम लोग हरियाणा जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे तो वुमेन का नंबर कम मिलेगा हमको एज कंपेयर टू मेंस। क्यों, क्योंकि 1000 वुमेन में यहाँ पर 1000 मैन में वुमेन का नंबर कितना है 879, है ना। तो यहाँ पर क्या हमको साफ पता चल रहा है ना कि यहाँ वुमेन्स का नंबर कम होगा। तो हमको सेक्स रेशो यही बताता है कि वहाँ पर यानी कि किसी भी एरिया में हमको किसी भी क्षेत्र में किसी भी स्टेट में या राज्य में या देश में वुमेन्स का नंबर कम है या इक्वल है कि नहीं है मैन के इक्वल, यही चीज़ हमको सेक्स रेशो बताता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। तो इसका मतलब कि क्या है, जैसे मान के चलो अगर इंडिया का हम लोग सेक्स रेशो की बात करें तो 984 है ना, 984 मतलब पर 1000 मैन। तो अगर मैन कितने हैं हमारे 1000 हैं, वुमेन कितनी है 984 है या 980 है। तो अब कितने यहाँ पर डिफरेंस आ गया ना, 16 का डिफरेंस आ गया। तो महिलाओं का जो संख्या है वो क्या है, कम है। तो यही चीज़ दिखा रहा है। अब ये 16 लोग क्या करेंगे, अब भाई देखिए शादी करना है मान के चलो या समाज को आगे बढ़ाना है तो क्या होगा, जितने महिला होंगे उतने पुरुष भी होने चाहिए, है ना। नहीं तो अगर मान के चलो किसी को शादी करना है तो उसके लिए लड़की कम पड़ रही है तो शायद लड़की कहाँ से लाओगे, है ना। तो इसीलिए आप लोग जो देखते हैं सेव गर्ल चाइल्ड ये सब कैंपेन चलाया जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, ये हमको इक्वल नंबर इसको बना के रखना है और तभी जो समाज है जो सोसाइटी है वो बैलेंस रूप से चल सकता है। अब एक और सोशल रिफॉर्मर के बारे में आपके बुक में दिया गया है जो हमारे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है, इनका नाम है माता राजमोहिनी देवी। जैसे हम लोग सावित्री बाई फुले के बारे में देखे थे ना, वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ की एक माता जी हुई, इनका नाम क्या था, माता राजमोहिनी देवी। अब माता राजमोहिनी देवी क्या है, इनका स्टोरी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनका जो बर्थ है वो 7 जुलाई 1914 में हुआ। कहाँ पर हुआ, तो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में हुआ, है ना। अभी ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है इनका जो बर्थ प्लेस है, लेकिन ये पहले सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में आता था। तो सरगुजा में इनका जन्म हुआ और इनका पहले बताया थे जैसे चाइल्ड मैरिज होता था, तो बचपन में इनका 12 ईयर्स के एज में शादी हो जाता है, चाइल्ड मैरिज हो जाता है। ये शादी होकर गई तो इनके जो हस्बैंड है ना, अच्छा ये पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, है ना, इनको पढ़ने नहीं दिया गया था, पढ़ना चाहती थी ये। इनके हस्बैंड क्या थे, तो इनके हस्बैंड क्या थे, एल्कोहलिक थे, मतलब शराब पी कर आते थे, है ना। उनको बहुत टार्चर करते थे, शारीरिक रूप से इनको मारपीट करते थे। तो इन्होंने अपने साथ जो हुआ, है ना, और आसपास इनके पूरे समाज में भी ऐसे ही होता था। और इसके आसपास जो लोकल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक थे, मतलब शराबी थे, शराब पीते थे। और घर में जाके महिलाओं के साथ में क्या करते थे, उनको टॉर्चर करते थे, उनको मारपीट करते थे। तो इन सब चीज़ों को माता राजमोहिनी ने देखा और इनके खिलाफ में क्या किया, बहुत सारे वुमेन्स को लेकर सत्याग्रह लॉन्च कर दिया गया। सत्याग्रह मतलब बिना किसी हिंसा के, है ना, प्रोटेस्ट करना, मतलब विरोध करना, मारपीट ना लेकर। जैसे गांधी जी क्या करते थे, सत्याग्रह आंदोलन करते थे ना, वैसे इन्होंने भी एल्कोहलिज्म के खिलाफ, मतलब जो शराबबंदी जो आप लोग बोलते हो, शराब को बंद करने के लिए क्या किया गया, एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया, कैंपेन चलाया गया, जिसको सत्याग्रह अगेंस्ट एल्कोहलिज्म बोला गया 1953 में, है ना। और इनके द्वारा इन्होंने मैसेज दिया, एल्कोहल डिस्ट्रॉय माइंड, बॉडी और वेल्थ। मतलब जो शराब है वो क्या करती है, पहली बात तो दिमाग को खराब कर देती है,
बॉडी को तो खराब करती है, जो लीवर हो गया है ना, या जो लंग्स हो गया, किडनी हो गया, ये सबको खराब कर देती है। वेल्थ हो गया, पैसे का भी पूरा बर्बादी है ना, घर को पूरा बर्बाद कर देती है। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या किया गया, इन्होंने माता राजमोहिनी देवी ने सत्याग्रह लॉन्च किया। अच्छा, यहाँ पर अब ये आप लोगों के लिए भी मैसेज है। क्या होता है, जिस एज ग्रुप में आप लोग हो, है ना, इस समय में, या जैसे आप लोग थोड़ा बड़े होगे, कॉलेज जाओगे, तो उस समय क्या होता है, आप लोगों को जो आपका जो फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप है ना, हो सकता है ऐसा बहुत सारे लोग के अंदर खराब संगति भी रहती है कि वो सब गलत डायरेक्शंस में जाते हैं, नशा करते हैं, है ना, बीड़ी सिगरेट गुटखा या फिर अल्कोहल वगैरह ये स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आप लोगों को बिल्कुल भी इससे बच कर रहना है ना। और ये केवल बॉयज़ के लिए ही नहीं बता रहा हूँ मैं, ये गर्ल्स के लिए भी एक मैसेज है, क्योंकि ये जो गर्ल्स है ना, आप लोग समझते होंगे घर में है तो ये पापा की परी है ऐसे करके, है ना। तो जो पापा की जो परी लोग हैं ना, ये इन लोग भी उड़न छू हो जाते हैं, फुर हो जाते हैं। तो गर्ल्स भी आजकल किसी चीज़ में कम नहीं है। तो ये बेटा आप लोगों को संभल कर रहना है, आगे चलकर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो आपका जो पूरा कैरियर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमेशा आप लोगों को अच्छे जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करना है, अच्छे लोगों के संगति में रहना है। इसीलिए हमेशा तो हमको बोला जाता है ना कि गलत संगति में नहीं जाना है करके, तो नहीं तो पूरा हमारा कैरियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद फिर माता राजमोहिनी देवी ने क्या किया था, इन सब चीज़ को देखते हुए सत्याग्रह लॉन्च किया। बहुत सारे वुमेन्स इसके साथ में आए और इनके प्रयासों को लेकर, अच्छा, इनका क्या होता है, इनके हस्बैंड का डेथ हो जाता है, ये विडो हो जाती है ना, कुछ साल के बाद में ये विडो हो जाती है, इनके हस्बैंड का डेथ हो जाता है। फिर ये इन्होंने अपना जो पूरा जो लाइफ है वो समर्पित कर दिया था महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते थे, या जो अल्कोहल पीकर उनके साथ में जो मारपीट होता था, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस होता था, उसके लिए। फिर आगे चलकर सोच कर देखिए, इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। 1989 में इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। इंदिरा गांधी अवार्ड दिया गया 1986 में। पद्मश्री आप लोग सुनते होंगे, जैसे सबसे टॉप जो है वो इंडिया में क्या है, वो भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद में क्या आता है, पद्म विभूषण आता है ना, सेकंड हाईएस्ट। फिर थर्ड क्या आता है, पद्म भूषण, है ना, पद्म भूषण। और जो फोर्थ नंबर का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो क्या आता है, पद्म श्री आता है ना। तो ये चौथे नंबर का इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड था जो इनको दिया गया था। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इन्होंने कितने अच्छे लेवल पर लोगों की भलाई की होगी। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप एक लास्ट है, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, स्वयं सहायता समूह इसको बोलते हैं। स्वयं के लिए, सेल्फ मतलब स्वयं, हेल्प मतलब मदद करना। ग्रुप क्या होता है, गांव में या शहरों में क्या होता है, महिलाओं का एक आपस में ग्रुप होता है। तो इसमें जितने भी महिलाएं हैं ये क्या करती हैं अपने आप मतलब एक ग्रुप बनाती हैं, संस्था बनाती हैं। और जैसे आप लोग देखते होंगे कि महिलाएं शहर में ऑटो वगैरह चलाती हैं, या गांव में भी क्या होता है, ये कुछ महिलाएं इकट्ठा करके अपना पैसा जमा करती है, और यहाँ पर से अगर किसी को ज़रूरत है तो वो महिला क्या करती है, यहाँ पर से लोन ले लेती है, क्योंकि बैंक में उसको ज़्यादा लोन पड़ता है। तो इसी को महिला स्वयं सहायता समूह बोला जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जिसमें महिलाएं अपने खुद के हेल्प के लिए क्या करती हैं, ग्रुप बनाती हैं, उसमें पैसा जोड़ती हैं, है ना, और अपना मदद करती हैं अपने घर चलाने में, खर्च करने में, इन सब चीज़ में, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। उससे पहले एक मैसेज आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ कि हमेशा जो है अपने लाइफ में, है ना, चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, हमेशा जो गर्ल्स हैं या जो वुमेन हैं, इसका हमेशा हमको रिस्पेक्ट करना है। ये मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, है ना, क्योंकि हमारे भी घर में क्या है, माँ है, बहन है ना। और जो गर्ल्स है उनको तो खुद का इज्जत भी करना है, क्योंकि जब तक हम लोग अपना रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपना जो एक मर्यादा है, जो सीमा है, वो बनाकर नहीं रखेंगे एक रिस्पेक्टफुल, तब तक दूसरे भी हमारा इज्जत नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखना है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमेशा गर्ल्स को रिस्पेक्ट दें, इज्जत दें, सम्मान दें, वुमेन्स का हमेशा सम्मान करें। और ये हमेशा आपको आपके कैरेक्टर को बिल्ड करने में काम आएगा, हमेशा आपको जो है वो इज्जत मान सम्मान दिलाएगा। तो इसी के साथ में इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।